मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। दोस्तों, क्रीमी लेयर के बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है और आज मैं इसी ऐतिहासिक फैसले पर आप सबसे बातें करने जा रहा हूं। देखिए, फैसला बहुत छोटा सा है। आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उस फैसले के बारे में बस छोटी सी बात जान लीजिए, बात खत्म हो गई। लेकिन सच पूछिए तो जहां से आप बात को खत्म करना मान रहे हैं, वहीं से तो बात की शुरुआत होती है। और इसीलिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है, वो आपसे बड़े अलग तरह की तैयारी की मांग करती है और यही इसका सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसी चैलेंज को ध्यान में रखते हुए मैं इस विषय पर आप सबसे कुछ बातें करने जा रहा हूं, इस अनुरोध के साथ कि प्लीज इसे ध्यान से सुने। तो अब देखिए, सिंपल सा जो करंट अफेयर्स का जो एक टुकड़ा होता है, जिसे हम कहते हैं कि क्या समाचार है, तो कुल मिलाकर समाचार ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और उस फैसले में कहा है कि ओबीसी में जो क्रीमी लेयर तय की जाती है, उसका आधार केवल माता पिता की आय नहीं हो सकती, इसमें उनका पद और सामाजिक स्टेटस भी देखा जाना चाहिए। बस बात खत्म हो गई। ओबीसी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ओबीसी क्रीमी लेयर के बारे में भी शायद आपको मालूम होगा। क्रीम कहा जाता है मक्खन को, दूध पर मक्खन तैरता रहता है, तो वो जो परत है, मक्खन की परत, यानी कि जो ओबीसी है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, उस अन्य पिछड़ा वर्ग में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वास्तविक रूप से पिछड़े नहीं होते। तो अब कैसे अनुमान लगाया जाए, उसके लिए क्या परिभाषा तय की जाए कि ये पिछड़े हुए नहीं हैं? तो उसके लिए मूलतः बाकायदे सरकार ने धन का आधार तैयार किया और धन के आधार पर यह कहा गया कि जिस परिवार की भी 3 सालों की जो औसत वार्षिक आय 8 लाख से कम होगी, वे क्रीमी लेयर में आएंगे। 8 लाख से अधिक होने पर वो क्रीमी लेयर से बाहर हो जाएंगे, यानी कि वो गैर क्रीमी लेयर नहीं माने जाएंगे। तो आरक्षण किनको मिलेगा? जो गैर क्रीमी लेयर में होंगे, यानी कि जिनकी आय 8 लाख रुपए से कम होगी। इसका मतलब है कि आर्थिक रूप से वो कमजोर हैं, उन्हें आरक्षण दे करके समानता के सिद्धांत के अनुरूप उन्हें दूसरों के बराबर लाया जाना चाहिए। ये क्रीमी लेयर की डेफिनेशन थी। अभी तक इसी के आधार पर क्रीमी लेयर का निर्धारण होता था। इस पर पिछले दिनों कुछ हाई कोर्ट ने अपने अलग तरीके के डिसीजन दिए, जिसमें दिल्ली, मद्रास और केरल हाई कोर्ट शामिल हैं। जब इन हाई कोर्ट्स ने डिसीजन दिए, मैं उनके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई कि नहीं, ये सही नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई करते हुए जो हाई कोर्ट के डिसीजंस थे उसे बरकरार रखा। चूंकि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो मामला था वो उसी परीक्षा को लेकर के था जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, यानी कि सिविल सेवा परीक्षा में ओबीसी का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों की पात्रता से ही जुड़ा हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 2 तत्व और जोड़ दिए हैं, उसका पद और सामाजिक स्टेटस। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। हो सकता है कि किसी व्यक्ति की आय 8 लाख से कम हो तो उसे ओबीसी का लाभ मिलेगा, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि उसका जो सामाजिक स्टेटस है वो काफ़ी अच्छा है, जो उसका पद है वो काफ़ी अच्छा है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे कहा कि ऐसे लोग जो बाकायदे संवैधानिक पदों पर हैं, सरकार के क्लास 1, क्लास 2 जैसे महत्वपूर्ण पदों पर हैं, पीएसयू में बहुत अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं,
हो सकता है कि उनकी सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं हो। देखिए, अगर किसी की सैलरी मान लीजिए कि 60,000 रुपये महीने की है, 60,000, तो एक साल की कितनी सैलरी हुई? 12×6 = 72, 7,20,000 रुपये। ठीक है, इसका मतलब है कि उसको ओबीसी के आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। लेकिन 60,000 रुपये जिसे प्रति माह मिल रहे हैं, क्या सच में उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है? पहली बात, क्योंकि वो सरकारी नौकरी में है या पीएसयू में ही काम कर रहा है, तो उसे और दूसरे बहुत से लाभ मिलते हैं जो सैलरी में शामिल नहीं है। उसको बाकायदे सरकारी मकान मिल सकता है, उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है और दूसरी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो उसका जो सामाजिक स्तर है, वो सामाजिक स्तर बहुत बेहतर है। समाज में भी उसकी अपनी एक पहचान है, उसकी अपनी रेपुटेशन है। समाज में उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा जाति को लेकर के और दूसरे मामलों को लेकर के, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर है, सरकारी पद पर है। इसका उसे लाभ मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि नहीं, जो ऐसे सरकारी पदों पर हैं, संवैधानिक पदों पर हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 इस बारे में महत्वपूर्ण बातें कही हैं, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये 3 बातें जाननी चाहिए। पहली बात है कि सभी के लिए जो नियम होने चाहिए वो एक जैसे होने चाहिए, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, पीएसयू में काम कर रहा हो या निजी कंपनियों में काम कर रहा हो। इनके लिए अलग अलग नियम बनाना गलत होगा। सभी के लिए समान तरीके से क्रीमी लेयर तय होनी चाहिए, पहली बात। जो दूसरी बात कही गई है वो ये है कि क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर करना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर करना सिर्फ सरकार की नीति नहीं, बल्कि संविधान की इच्छा है, संविधान का उद्देश्य है, ताकि फायदा सही में पिछड़े लोगों को मिले। सीधी सी बात है कि आप क्रीमी लेयर से लोगों को अगर हटा देते हैं तो जो कम आमदनी वाले जो लोग हैं उन्हें इसका लाभ मिल सकेगा। और हमारे संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी वो किस उद्देश्य से की गई थी? वे जिनके साथ किसी कारण से सामाजिक भेदभाव होता रहा और उसकी वजह से वे हमारे देश के मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए, वो पिछड़ गए, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना है। तो उसके लिए जरूरी था कि उन्हें आरक्षण दिया जाए, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो दूसरों के साथ समान रूप से प्रतियोगिता में भाग लेकर के सफल हो सके। और आप देखिए कि संविधान में शुरू में इसके लिए 10 साल का समय रखा गया था और हमारे संविधान निर्माताओं को लग रहा था कि शायद 10 साल में हम अपने इस उद्देश्य को पा लेंगे। और आज कितने साल हो गए हैं, हम अपने इस उद्देश्य को पा नहीं सके हैं। और उसका कारण ये रहा कि जो आरक्षण का लाभ है वो कुछ लोगों तक सिमट करके रह गया। बस उन्हीं को, उन्हीं के परिवार को, आने वाली संतानों को उसका लाभ मिल रहा है। तो ये तो हमारे संविधान के जो निर्माता थे या हमारा जो संविधान बना, उसका उद्देश्य नहीं था। उसका उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ देना। सुप्रीम कोर्ट ने जो तीसरी बात कही है वो ये है कि इस नियम का उद्देश्य यह है कि पिछड़ी जातियों के भीतर आर्थिक रूप से मजबूत लोग आरक्षण का फायदा लगातार न लेते रहें, उन्हीं को फायदा न मिलता रहे। और दोस्तों, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है अपना डिसीजन देते समय, और वो ये है कि जाति पिछड़ेपन का संकेत तो हो सकती है, लेकिन इसे पिछड़ेपन का एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता। इसे आप एक कोटेशन के तौर पर लें और इस पर विचार करें कि जाति पिछड़ेपन का संकेत तो हो सकती है, लेकिन इसे पिछड़ेपन का एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, रिजर्वेशन। और मैं चाहूँगा कि इस टॉपिक पर आप अब नए संदर्भों में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, उन संदर्भों को ध्यान में रखते हुए अच्छी तैयारी करें और इस पर आप अपने विचार भी तय करें। अखबारों में इस पर डेफिनेटली एडिटोरियल कमेंट्स आ सकते हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स आ सकते हैं। आप उन पर बाकायदे ध्यान दीजिएगा, और जब भी इस तरह के आर्टिकल्स और एडिटोरियल कमेंट्स आएंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग अपने प्रेस क्लिपिंग्स वाले सेक्शन में आप लोगों को उपलब्ध भी
कराएंगे। आपको मालूम है कि इसी तरह के क्रीमी लेयर की अवधारणा एक और भी आरक्षण में रखी गई है। क्या आपके दिमाग में वह आरक्षण आ रहा है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, वहाँ भी क्रीमी लेयर की व्यवस्था है, अगर इसको उसे हम क्रीमी लेयर कहें तो। और उसमें मुख्य शर्त यही है कि उसकी जो आय है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक मैंने जितनी भी बातें की हैं उन सभी संदर्भों की पृष्ठभूमि में मैं आप लोगों के विचार के लिए 2 प्रश्न यहाँ रखने जा रहा हूँ। ये 2 प्रश्न हैं मेरे, इन पर आप सब विचार कीजिएगा, और यदि आपका कोई डिस्कशन करने वाला ग्रुप हो तो उस ग्रुप में भी इस प्रश्न को रख करके आपस में इस पर चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न ये है कि जो क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए है, क्या वही क्रीमी लेयर अब वक्त आ गया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में भी होनी चाहिए? पहला प्रश्न। और जो दूसरा प्रश्न है वह यह है कि जिसे एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया है, चाहे वो ओबीसी में हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, उनके संतानों को यह लाभ दिया जाना चाहिए या नहीं? मैं उनके परिवार के सदस्यों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि अभी अभी तो आरक्षण मिला है, बड़ा भाई सेलेक्ट हो गया है, उसको आरक्षण का लाभ मिल गया, तो जरूरी तो नहीं कि परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो तुरंत बेहतर हो जाएगी, उनका जो सामाजिक स्टेटस है वो तुरंत बदल जाएगा, उसमें तो टाइम लगेगा। इसलिए परिवार को इससे बाहर करने की बात नहीं है, बल्कि उनकी जो आने वाली संतानें होंगी उस संदर्भ में आपको इस प्रश्न पर विचार करना है। तो दोस्तों, ये 2 प्रश्न मैंने आप सबके सामने रखे हैं, इन पर विचार कीजिए। और अगर एक बार आपके दिमाग को विचार करने का स्वाद आ गया तो सच बता रहा हूँ मैं आपको, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने में आपको मज़ा आने लगेगा। मेरी इस बात पर विश्वास कीजिए। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।